नमस्ते मेरी प्यारी छात्राओं। मैं डॉक्टर जयश्री वाडेकर आप सबका इस कक्षा में स्वागत करती हूँ। तृतीय वर्ष का जो 9वां पेपर है प्रादेशिक भाषा साहित्य, उसमें से जो है प्रतिनिधि कहानियाँ मराठी, इसमें से हम देखने वाले हैं आज समांतर रेखाएं। इसकी जो लेखिका है, कहानीकार है कुसुमावती देशपांडे। समांतर रेखाएं, इसकी लेखिका कुसुमावती देशपांडे। कुसुमावती देशपांडे का जीवन परिचय इस प्रकार है। महाराष्ट्र भारत की मराठी लेखिका थी ये कुसुमावती देशपांडे। मराठी में लेखिका के साथ साथ एक टिप्पणीकार के रूप में भी ये जानी जाती है। उन्होंने मराठी लघु कथाओं को नया रूप और नई चेतना दी है। मराठी साहित्य में उनका लेखन बहुत ही बड़ा मूल्यवान है। कुसुमावती आत्माराम देशपांडे इनका पूरा नाम है। इनका जो जन्म है 10 नवंबर 1904 में हुआ है और इनका जो निधन है 17 नवंबर 1961 में इनका निधन हुआ है। साहित्यिक क्षेत्र में कहानी, ललित निबंध और रेखाचित्र की विशेषताओं के साथ पिरोने वाली इनकी कहानियाँ मराठी कहानी साहित्य में अपना अलग स्थान रखती है। इनकी प्रमुख रचनाओं में दीपदान, दीपकली, मोड़ी कहानी संकलन तथा पासंग कादंबरी, उपन्यास, कादंबरी यानी कि उपन्यास, पहले शतक आदि उपन्यास इनके प्रकाशित हुए हैं। कुसुमावती देशपांडे इस कहानी में समांतर रेखाएं। अब समांतर रेखाएं किसे कहते हैं? समतल वो रेखाएं जिनके बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है। समतल वो रेखाएं जिनके बीच की जो दूरी है वो बराबर होती है, एक दूसरे से वो कभी भी नहीं मिलती है। इस कहानी के जो प्रमुख पात्र है लेखिका यानी कि कुसुमावती देशपांडे, उनके घर में काम करने वाला उनका नौकर, और तीसरा प्रमुख पात्र है नौकर की जो बेटी है इंदिरा। लेखिका के घर में काम करने वाला जो नौकर है वो एक गरीब किसान है। कमाने की एक लालसा रखते हुए वो गांव छोड़कर शहर चला आता है अपने घर परिवार के साथ और लेखिका के घर में वो काम करने लगता है। अब इस नौकर की जो एक लड़की है उसका नाम है इंदिरा और ये जो है उसे प्यार से इंदिरा नाम से बुलाया करता है। हर रोज नौकर लेखिका के घर पर काम करने के लिए आता है तो साथ साथ उसकी बेटी इंदिरा भी उसके साथ चली आती है। इंदिरा को जब लेखिका पहली बार देखती है तो ऐसा उन्हें लगता है कि ये जो गुमसुम बैठी हुई मासूमियत से भरा हुआ ये चेहरा, नाक भी बेढक है, बहती हुई नाक, फटे हुए कपड़े, एक गरीब की लड़की देखो, और किसी से बात भी नहीं करती है, गुमसुम बैठी रहती है। देखने में इतनी सुंदर नहीं थी, ऐसी लेखिका कह रही है कि वो देखने में इतनी सुंदर भी नहीं है। और एक अमरूद के पेड़ के नीचे बैठकर और रास्ते पर आने जाने वाले को निहारती रहती है। अंदर अपने पिता लेखिका के घर में काम करते रहते हैं, बाहर एक अमरूद के पेड़ के नीचे वो बैठी रहती थी। और लेखिका के परिवार में उनके बच्चे जब खेलते थे तो उसे इंदिरा चुपके से देखती थी। देखो,
ये जो दृश्य बहुत ही विभोपनीय है, बहुत ही मन को छूने वाला है। एक गरीबी और अमीरी की दूरी को महसूस करने वाला है। एक गरीब नौकर की लड़की और मालिक के बेटे, इन दोनों के बीच में अमीरी गरीबी का जो अंतर है इस कहानी के माध्यम से भी हमें दिखाई देता है। इंदिरा जब इन बच्चों को खेलते हुए, मालिक के बच्चों को खेलते हुए देखती है, तो उसे उसका अंतर्मन ये कहता है कि वो मालिक के बेटे हैं, हम उनसे बात भी नहीं कर सकते हैं, ना हम उनके साथ खेल सकते हैं। मालिक के बेटे भी वो नौकर की बेटी है, उसे बात भी नहीं कर सकते और उसके साथ हम खेल भी नहीं सकते हैं। इस प्रकार एक सामाजिक भेदभाव भी इस कहानी के माध्यम से दिखाई देता है। चुपके से इंदिरा हर रोज उस बच्चों को खिलौने के साथ खेलते हुए देखती थी। उसका भी मन होता था कि मैं भी इस खिलौने के साथ खेलूं, लेकिन गरीबी के कारण उसके पास खिलौने नहीं थे। परिस्थिति वैसी थी, व्यक्ति को परिस्थिति के अनुसार ही अपना जीवन यापन करना पड़ता है। वो भी देखती थी कि मेरे पास भी ऐसे खिलौने अगर होते, उसका मन होता था। देखो, जब बच्चे का मन खिलौने के प्रति बहुत रहता है, उसमें लगाव इतना रहता है बच्चों का खिलौने के प्रति, माँ बाप का दूसरा जो रूप जो है, वो बच्चे अगर समय सबसे ज़्यादा गुजारते हैं माँ बाप के अलावा तो खिलौने के साथ गुजारते हैं। इसी प्रकार जो है इंदिरा उस खिलौने के देखती है, उसे छूने की उसका मन होता है, लेकिन छू नहीं सकती क्योंकि वो एक नौकर की बेटी है, एक गरीब की बेटी है और एक अमीर बच्चों के वो खिलौने हैं। खाली चुपके से वो खेलते हुए उसे देखती थी, लेकिन एक गरीब बच्चा जो है ना, उसे पा नहीं सकता कोई चीज़ को, कोई खिलौने को, तो उसे उसका मन कहता है कम से कम उसे छूकर उसे अपने मन को तृप्त करो, खाली उसे छूकर, पाकर नहीं, खाली छूकर उसे तृप्त करो मन को। ऐसा उस गरीब बच्चे के मन में ये भाव पैदा होता है। हर रोज वो अपने मालिक के बच्चों को खिलौने के साथ खेलते हुए देखती है। एक दिन उसका मन होता है कि अब मालिक के बच्चे जो है घर पर तो नहीं है, तो उस खिलौने को कम से कम मैं छू तो लूँ। लेकिन ऐसे समय में भी लेखिका उसे उस कमरे में जाने नहीं देती थी, उसे उस खिलौनों को छूने नहीं देती थी। अब बच्चे हैं, छोटे बच्चे, अगर हम किसी चीज़ को हाथ लगाने से रोक दे या उसे न देखने की कोई, उसे छूने भी नहीं देते हैं, उसे वहाँ पर जाने भी नहीं देते हैं, तो उनके मन में एक उद्रेक निर्माण होता है कि उसे पाने का और उसे छूने का। और ऐसे परिस्थिति में वो जो बच्चा है, तो वो कभी नैतिकता का भी विचार नहीं करता और कभी अनैतिकता का भी विचार नहीं करता। अब नैतिकता किसे कहेंगे? जो सच बोलना, चोरी नहीं करना, और इसे नैतिकता कहेंगे, और इसी का विरोधाभास यानी कि अनैतिकता इसे कहेंगे। ऐसे परिस्थिति में वो कभी नैतिकता और अनैतिकता का मार्ग नहीं देखता, उसे पाने के लिए कौन सा भी मार्ग अवलंबन करने के लिए वो तैयार होता है कि उसे पाना ही है, उसे छूना ही है, करना ही है, ऐसे वो मन में ठान लेता है। ऐसे ही भाव पैदा करते हुए इंदिरा एक दिन जब घर में कोई नहीं था, तो वो लेखिका के बच्चों का जो गोलियां है, वो खिलौने की गोलियां वो चुराती है। जब लेखिका के बच्चे घर में आते हैं, उनके जो खिलौने की जो गोलियां है वो न देखते हुए उसे पहले इंदिरा को सवाल करते हैं, क्योंकि घर के अंदर जो है कोई तो आता जाता नहीं था, खाली नौकर की बेटी थी इंदिरा जो उनको निहारती थी। उन्हें शक हुआ कि ये जो गोलियां ली है इंदिरा ने ही ली होंगी, तो उन्होंने उनसे सवाल किया। इंदिरा ने साफ इनकार कर दिया कि मैंने ये गोलियां आपकी नहीं ली है। इसके बाद वो अपनी शिकायत जो है अपने माँ से करते हैं, इंदिरा की शिकायत कि हमारी गोलियां इंदिरा ने ही ली है। जब लेखिका इंदिरा को
नज़दीक बुलाकर पूछती है कि तूने खिलौनों में से गोलियां चुरा ली है क्या। वो साफ इनकार कर देती है। ठस मस से वो उसकी तरफ देखती है, हाँ नहीं, हूँ नहीं, कुछ भी नहीं। इतनी निडरता से उनकी आंखों में आंखें डालकर वो बात करती है। फिर प्यार से लेखिका उनको समझाती है, इंदिरा को, उनको पूछती है, प्यार से पूछती है। तब इंदिरा जो है, उन्होंने जो गोलियां उनकी चुराई थी लेखिका के बच्चों की, वो उसे कबूल कर लेती है कि हाँ, मैं स्वीकार कर लेती हूँ मेरा जुर्म कि मैंने ये गोलियां चुरा ली है, परंतु खेलते समय ये गुम हो गई। देखो, नन्ही इंदिरा का जवाब देखकर लेखिका हैरान हो गई। मैंने ये जो गोलियां ली है, लेकिन परंतु खेलते समय गुम हो गई। इंदिरा की इसी बाल स्वभाव तथा सफाई से जुर्म से मुक्त होने की कला को देखकर लेखिका उसके भविष्य के दो रूप देखती है। अब कौन सा, ये दो समांतर भाव उनके मन में पैदा होते हैं। इंदिरा को देखकर लेखिका के मन में दो समांतर भाव निर्माण होते हैं। एक वास्तविक सृष्टि का भाव निर्माण होता है और दूसरा है आदर्श सृष्टि का भाव निर्माण होता है। आदर्श सृष्टि जो है मानवता और मानवता की सीधी चेतना से विनिर्मित है, और दूसरी जो है वास्तविक सृष्टि उसके यथार्थ जीवन से संबंधित है। इस प्रकार के दो भाव जो है लेखिका के मन में निर्माण होते हैं। इंदिरा के इस जवाब को, हाजिरी जवाब को देखकर, सुनकर वो भी दंग रह जाती है इस लड़की के बारे में। उनका वो भविष्य देखने लगती है कि ये लड़की किस प्रकार उनका भविष्य रहेगा, इस इंदिरा का। लेखिका वास्तववादी जीवन रेखा में जो देखती है इंदिरा को, तो ये पढ़ लिख कर, यानी कि मेहनत से पढ़ लिख कर बड़ी हो जाएगी, और परिस्थिति के कारण अगर उसे पढ़ने में कुछ दिक्कत भी आएंगी, को निडरता के साथ उसका सामना करेंगी और अपनी गरीबी का सामना करते हुए अपनी मंजिल हासिल करेगी। इस प्रकार की ये इंदिरा का एक रूप वो उनको भविष्य जो है वो लेखिका देखती है। उसे घरौंदा बनाने का बहुत शौक था, तो पाठशाला में अपने सहेलियों को साथ एक घरौंदा बनाएंगी। वो स्थापत्य शास्त्र में बहुत बड़ी अपने एक नाम कमाएंगी। इस प्रकार का इंदिरा का भविष्य, और साथ में ही अपनी पढ़ाई कैसे पूरी करे, तो इसके लिए वो अपने ईमानदारी से, मेहनत से किसी के घर में काम करके अपनी पढ़ाई भी जारी रखेंगी, यानी कि खुद का गुजारा भी खुद करेगी और अपनी पढ़ाई भी पूरी करेगी। इस प्रकार का ये इंदिरा का भविष्य जो है ये लेखिका देखती है। और इंदिरा का जो दूसरा जो भाव जो है वास्तविक, इंदिरा जो है, इंदिरा के जो पिता है, उसकी जो शादी है एक किसी नौकरी करने वाले लड़के के साथ करेगी। और इंदिरा का मन अगर चाहा कोई चीज़ पाने के लिए, उसे हासिल करने के लिए, तो वो अपने घर के ससुराल में सास ससुर, जेठ जेठानी, देवर देवरानी, उन्हें उस चीज़ को हासिल करने के लिए उनसे वो झगड़े भी कर सकती है। अगर उसने ये मान लिया कि नहीं, यही मेरा जीवन है, यही मेरी वास्तविकता है, तो उस जीवन के साथ वो समझौता भी कर सकती है। तो ऐसी परिस्थिति में उसके सास ससुर जो है, ससुराल वाले बहुत खुश हो जाएंगे
कि मेरी बहू बहुत ही अच्छी है, बहुत ही ईमानदार है, बहुत ही समझदार है, बहुत ही स्वभाव जो है बहुत ही अच्छा है उनका। एक समझदार बहू का जो स्वभाव होना चाहिए, इस प्रकार जो है ससुराल वाले भी उससे उससे बहुत खुश होंगे। जिस घर में वो काम करती है वो मालकिन भी बहुत खुश होंगी कि बहुत ही ईमानदार जो है नौकरानी मुझे मिली है एक इस लड़की के रूप में। तो ये जो है लेखिका उस इंदिरा का भविष्य उसके स्वभाव के अनुसार देखती है कि ये किस प्रकार की हो सकती है। अटिल निडरता का जो स्वभाव उसमें है, उस इंदिरा के अंदर छिपा हुआ, उसका वर्णन है इस कहानी में कुसुमावती देशपांडे ने किया है। अब कुसुमावती देशपांडे जो है इस कहानी के माध्यम से यही कहना चाहती है कि अमीरी और गरीबी के बीच की जो खाई है ये कभी कम नहीं हो सकती और इसे किया भी नहीं जा सकता। ये कमी जीवन भर विचारों के धरातल पर एक नहीं हो सकेगी और ऐसी ही जो रेखाएं हमेशा समांतर ही रहेगी। कौन सी? ये अमीरी और गरीबी की। जिस हाल में व्यक्ति जीता है, जिस हाल में उसका जन्म हुआ है, उसी परिस्थिति के अनुसार उसे अपना जीवन यापन करना पड़ता है। उसके अनुसार ही, उस परिस्थिति के अनुसार ही उसे समझौता करना पड़ता है। परिस्थिति के अनुकूल हो तो उसका विकास होता है, अगर विपरीत हो तो उसकी अवनति होती है। इस प्रकार जो है एक कथा विहीन कहानी का चिंतनात्मक का विशेष पहचान जो है, पहचान देते हुए लेखिका ने ये कहानी लिखी है। लेखिका इंदिरा को देखकर जो उठने वाले उनके दो प्रकार के जो मनोभाव है उसको भी इस कहानी के द्वारा अभिव्यक्त किया है। साथ ही इंदिरा इस पात्र के द्वारा कहानीकार ये भी बताना चाहती है कि शरीर की भूख के भांति मन की भूख भी होती है। मनुष्य शारीरिक मानसिक भूख शमित करने की पहले वो नैतिक अनैतिक मार्ग की कोशिश भी करता है, परंतु जब नैतिक मार्ग से काम नहीं हो पाता तो वो नैतिक मार्ग को भी अपनाता है। ऐसी दूरियां जो अमीरी गरीबी के बीच में जो खींची हुई जो रेखाएं है, उसे देखकर लेखिका एक सवाल करती है, क्या ये दो रेखाएं हमेशा के लिए समांतर ही रहेगी? ये कभी एक दूसरे को मिलेगी नहीं? ऐसा चिंतनीय सवाल लेखिका ने इस कहानी के द्वारा समाज को किया है। इस कहानी के माध्यम से लेखिका ने कुसुमावती देशपांडे ने एक मनोवैज्ञानिक चित्रण इस कहानी में किया है। जो मन में उनके भाव पैदा होता है, लेखिका के मन में जो भाव पैदा होता है उसको भी रेखांकित इस कहानी के द्वारा और बहुत ही चिंतनीय विषय इस कहानी के द्वारा उन्होंने समाज के सामने रखा है इस इंदिरा, इस प्रमुख पात्र के माध्यम से। तो इस प्रकार जो है अमीरी गरीबी की जो बीच की जो दूरियां है ये समांतर रेखा के जैसी ही दिखाई देती है इस कहानी के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद।